अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। क्लास 10th है, 10th और 11th ये टॉपिक दोनों क्लास को कवर करेगा, 10th को भी और फर्स्ट ईयर को भी, यानी 11th को भी ये टॉपिक कवर करेगा। तो टॉपिक हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। चैप्टर हमारा है होम्योस्टेटस। होम्योस्टेटस के 3 एलिमेंट होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन होम्योस्टेटस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है या एक्सक्रीशन से हमें क्या समझ में आता है, क्योंकि एक्सक्रीशन जो हो रही होती है हमारे बॉडी में से, किसी भी जानदार की बॉडी में से जो एक्सक्रीशन हो रही है, तो ये होम्योस्टेटस का एक एलिमेंट है। और इस एक्सक्रीशन को कौन कर रहा होता है? हमारे किडनीज, हमारे गुर्दे कर रहे होते हैं। तो गुर्दों का लास्ट मेरा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने यूरिनरी सिस्टम में या एक्सक्रीटरी सिस्टम को, यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इंसान में होम्योस्टेटस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो ये होम्योस्टेटस है, इसका ये टॉपिक इंसान में है, यानी हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेटस में एक्सक्रीशन क्या है। तो एक्सक्रीशन के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं? गुर्दे होते हैं, यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो अब जो किडनीज़ को डिटेल से पढ़ने के लिए कि किडनीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किडनीज़ का फंक्शन क्या है एक्सक्रीशन में, और डिटेल से उसको आगे लेक्चर कंटिन्यू होंगे। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है या एक्सक्रीशन से हम क्या समझते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया and uric acid produced during metabolism और metabolic activities। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनते हैं या पैदा होते हैं। तो आसान अल्फाज में किस तरह इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा तरीका है जिसमें नाइट्रोजनस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव होते हैं। और वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो किस शक्ल में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये चीफ जो है वेस्ट हैं। यानी ये सब, इनको अगर कहा जाए कि ये सबसे जो मेन हैं, चीफ ये वेस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा क्रिटाइन है, वो भी होता है, और दूसरे जो है वेस्ट होते हैं जो बेकार मादे होते हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। लेकिन ये जो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनके नतीजे में नए सेल्स बन रहे होते हैं, पुराने सेल टूट रहे होते हैं, यानी नई चीज़ें बन रही होती हैं, बहुत सी प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है और बहुत कुछ हो रहा होता है। तो उसके नतीजे में कुछ कचरा और कुछ फाजिल मादे, ये बेकार मादे, कचरा भी पैदा हो जाता है। तो जो नई चीज़ें बन रही होती हैं, नए सेल्स बन रहे होते हैं, वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। याद रखिएगा कि जो चीज़ नई बन रही होती है, नई फॉर्म में आती है, तो उसके नतीजे में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उनको कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो जो कचरा पैदा हो रहा होता है, यानी जो नए पुराने सेल टूट रहे होते हैं और जो चीज़ ख़राब हो रही होती है, वो कैटाबॉलिज्म। कैटा यानी कट करना, टूटना, काटना से कैटाबॉलिज्म, याद रखिए। दोनों को मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, और ये कहाँ होती है? ये सेल्स में हो रही होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल में होती है, उसके दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जो कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड हैं, इनका जिस्म से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में
जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, इसको रिमूव करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक डायग्राम को ड्रा करूँ तो ये है हमारे पास, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है, गट, जिसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यहाँ पर मैं एक बना लेती हूँ सेल, ये हमारे पास है ब्लड, ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ कुछ सेल्स बना लेती हूँ, ठीक है, ये एक सेल है, फिर ये भी एक सेल है, और ये भी एक सेल है। ये क्या है, ये सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको एक्सक्रीशन अच्छी तरह समझा देती हूँ। अब क्या होता है कि इसमें ये हमारी क्या है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। गट को ना एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं ना, जो भी फूड हम खाते हैं या खाना खाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं मज़े से, वो सब कहाँ जाती है, इस गट में, यानी इस एलिमेंट्री कैनाल में जाती हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि और जब वो चली जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल में जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल इन चीज़ों को क्या करता है, ब्लड कैरी करता है, और ब्लड से वो जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है, सेल्स तक जाता है। वो किसको चाहिए होता है, वो सेल्स को चाहिए होता है। यानी ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ गया, वो ये ब्लड में चला गया, ठीक है। ब्लड से ये कहाँ गया, सेल में गया, ये इस सेल में चला गया, और ये इस सेल में चला गया। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, एक्सक्रीशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ इस डायग्राम के ज़रिए से। देखो मेरे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं और जो मुझे देख रहे हैं, सब मेरे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, फोकस होके पढ़ते हैं और बहुत दिल लगा कर पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, फूड को हमने क्या किया, इनटेक किया, ठीक है, ये फूड इसके अंदर आ गया। अब हमने फूड का इनटेक किया, ये फूड सारा क्या है, इसके अंदर आ गया। यहाँ आके ये क्या है, ये है फूड, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये डाइजेस्ट हुआ। तो एलिमेंट्री कैनाल में यानी गट में ही फूड डाइजेस्ट होता है ना, यहाँ पर क्या हुआ, ये फूड की डाइजेशन होती है। जो डाइजेशन हो रही होती है, यानी हाजमा हो रहा होता है, इस डाइजेशन के नतीजे में क्या हो रहा होता है कि फूड से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं। यानी जो हम खाना खा रहे होते हैं ना, उस खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ, ब्लड में, ठीक है। ये यहाँ से क्या आ गए, ये ब्लड में आ गए। ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए, ब्लड के अंदर आ गए, ठीक है। जब ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, अब ब्लड क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र कर देता है इन सेल्स के अंदर। ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ चले गए, फिर ये यहाँ से चले गए, ये इधर चले गए, ये इस सेल में चले गए। तो होता ये है बच्चों कि खाना खाया, फूड इनटेक किया, तो गट में क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट जब हुआ तो उस डाइजेस्टिव फूड जो हमने खाना खाया, जो डाइजेस्ट हो गया, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे। वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, वो रिलीज़ होके कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चले गए। जब ब्लड में चले गए तो ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ ले जाता है, सेल्स में ले जाता है। सेल्स के अंदर, यानी इससे पता ये चलता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं ना, वो सारे के सारा खाना जो होता है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब के सब कहाँ चले जाते हैं, बिलाखिर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। तो क्या होता है, असल में क्या होता है कि हम जो कुछ भी खा रहे होते हैं ना,
वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में से डाइजेस्ट होकर इस ब्लड के ज़रिए इस खलियों में यानी इस सेल्स में चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो असल में किनको चाहिए होता है, ये हमारे सेल्स को। हमारी पूरी बॉडी खलियों से मिलकर, सेल्स से मिलकर बनी हुई है, तो वो इन सेल्स को चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट हो जाती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो ब्लड में चले जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, जैसा कि सेलुलोज है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो जो चीज़ें होती हैं जो अनडाइजेस्टिव होती हैं, वो बॉडी जिनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती वो बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। यानी वो क्या होता है कि ये इनटेक हुआ, यहाँ ये डाइजेस्ट हुई, डाइजेस्ट होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले गए, जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले गए तो जो चीज़ें रह गई वो अनडाइजेस्टेड थी यानी गैर हज़मशुदा थी, जो हज़म नहीं हुई, जो कि इस गट में या इस एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट नहीं हो सकी, वो इस गट से ये बाहर निकल जाती हैं। ये बाहर निकल गई, ठीक है, ये बाहर निकल गई। तो ये क्या होती है कि जो बाहर निकल जाती हैं ये अनडाइजेस्टिव फूड होती है। ये क्या होती है? ये अनडाइजेस्टिव फूड होती है, जिसको हम कहते हैं डेफिकेशन। ठीक है, क्या होता है ये? डेफिकेशन का मतलब, या इसको हम ये एक और भी वर्ड इस्तेमाल होता है, ईजेशन। ठीक है, ईजेशन या डेफिकेशन। ये इंजेशन, यहाँ से ग़िज़ा अंदर जा रही है, ठीक है, अंदर जा रही है, डाइजेस्ट हो रही है, डाइजेस्ट होकर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किस में चले गए? ब्लड में चले गए, और जो अनडाइजेस्टिव फूड था वो बाहर निकल गया। तो जो गट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसके बाहर निकलने को ईजेशन या डेफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर देखिए, ज़रा गौर करने की बात है, ये फूड जो होता है ये सेल तक पहुंचता ही नहीं है। यानी वो खाना जो इजेशन में निकलता है वो कभी भी सेल तक नहीं पहुंचता, वो खलियों तक नहीं पहुंच रहा होता। हम ये कह सकते हैं कि जो अनडाइजेस्टिव सॉलिड्स, वेट्स होते हैं, उनके बाहर निकलने को डेफिकेशन कहते हैं। अब क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सेल्स तक पहुंच गए। अब बच्चों, सेल्स तक पहुंचने के बाद क्या होता है, ये सेल्स के अंदर क्या होते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि मेटाबॉलिज़्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज़्म यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही होती हैं? ये हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर हो रही होती हैं। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो सेल के अंदर जो है क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ गट से ब्लड में आए, ब्लड से सेल में गए, सेल में जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में नाइट्रोजन वेट्स पैदा होते हैं। ये वेट्स पैदा हो गए, ये यहाँ पे वेट्स पैदा हो गए, ये नाइट्रोजन वेट्स पैदा हो गए। तो ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ये इन सेल से दोबारा कहाँ आते हैं? इनको ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं इनको बाहर निकलना, यानी सेल से बाहर निकल के कहाँ आते हैं? ये ब्लड में आते हैं, और ब्लड में आने के बाद ये कहाँ जाते हैं? ये किडनीज़ में जाते हैं। किडनीज़ इनको फ़िल्टर कर लेता है, फ़िल्टर करने के बाद जो है ये बाहर निकल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो वेस्ट, जो ये न्यूट्रिएंट्स का गट से ब्लड में पहुंचना, ब्लड से सेल में पहुंचना, सेल के बाद इन न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होते हैं, जो कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है। उन वेस्ट का जो सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नतीजे में, रिज़ल्ट में रिमूव होते हैं, उनको कहा जाता है एक्सक्रीशन। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपके पेपर में एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमडीकेट के क्वेश्चन में कहीं भी आपको पास ये सवाल आ जाए तो अब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डेफिकेशन और एक्सक्रीशन में क्या फ़र्क है। डेफिकेशन अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको गट डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता, जो गट में जो फूड डाइजेस्ट होता है नहीं हो पाता, यानी कि जो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता,
वो कहलाता है, उसका इखराज जो सॉलिड होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको हम डेफिकेशन कहते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंच जाते हैं, सेल में जाने के बाद वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में करते हैं, और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, उनका सेल से रिमूवल या उनका सेल से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। और वो कौन से होते हैं? अमोनिया होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। तो अब आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। फिर किडनी उस नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करके क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं, यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू होगा। तो अब रोल आ गया किडनीज़ का। अब किडनीज़ का रोल आ गया है, तो हम अब किडनीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी का फंक्शन कैसा होता है और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आप लोग मेरे चैनल्स पर रहिए और जुड़े रहिए मुझसे, और लेक्चर को देखिए, समझिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं वो बच्चे तो वो तो क्लास ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि सारे लेक्चर्स, केमिस्ट्री के भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इसमें अपलोड हो रहे हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि बहुत से बच्चों का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।